नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। तूफान के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दक्षिण राजस्थान में 16 जून को दिखेगा बिपरजॉय का असर। 17, 18 और 19 जून को दक्षिण हरियाणा में बारिश के साथ बहुत कम हो जाएगी चक्रवात की रफ्तार। भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कुल्लू और पंजाब के होशियारपुर में की जनसभा। कहा, पीएम मोदी ने 9 सालों में वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाने का किया काम। 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने दिए जा रहे 2-2 हजार रुपए। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, बीते 9 साल में उद्योग जगत का तेजी से हुआ विकास, भय और लाल फीताशाही का हुआ खात्मा। सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई लॉन्च करने के साथ ही 25,938 करोड़ रुपए का दिया प्रोत्साहन। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताई अपने मंत्रालय की उपलब्धियां। कहा, आदिम जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में तैयार किया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास की होगी निगरानी। वन अधिकार कानून के तहत देश भर में जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे। राजस्थान की गहलोत सरकार पर भाजपा का हमला जारी। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने भ्रष्टाचार, दलित हिंसा के खिलाफ अवैध खनन, बढ़ते अपराध और पिछड़े वर्गों की अनदेखी को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। आयुष मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए तैयारियों की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए इस बार आर्कटिक क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिक तक किया जाएगा योग अभ्यास। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार्स की जीत का सिलसिला जारी। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब विस्तार से समाचार। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ तथा जखाऊ बंदरगाह के पास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान में कराची के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। तूफान के कारण कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और सौराष्ट्र में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। वहीं वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर समुद्री तटों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपरजॉय को लेकर तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत कर तैयारियों की समीक्षा की है। इसकी जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिपरजॉय को लेकर
सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए सेनाएं स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में अस्पतालों का निरीक्षण किया और उपलब्ध ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी मांगी। उन्होंने चक्रवात के बाद आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई है और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई है। गुजरात के अमरेली में सियालबेट के ग्रामीणों तक जरूरी सामान नावों से पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा सभी शिविरों में सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान वितरित किया जा रहा है। बिपरजॉय तूफान कल गुजरात पहुंचने वाला है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कच्छ के मांडवी के सलाया गांव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीमों में तूफान के पहुंचने से पहले ही इन टीमों ने गांव को खाली करा लिया। सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात तट की ओर बढ़ते हुए भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। इस बीच कच्छ के तटीय इलाकों में गांव वालों के लिए सीमा की सुरक्षा करने वाला बीएसएफ उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को बीएसएफ ने न सिर्फ अपनी बीओपी में पनाह दी, बल्कि उनके खाने और रहने की पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी सीमा सुरक्षा बल ने उठाया। इस बारे में बीएसएफ इंस्पेक्टर जयप्रकाश और कच्छ के तटीय गांव के स्थानीय निवासियों से डीडी न्यूज ने बात की। बीएसएफ ने राहत बचाव का कार्य पहले से शुरू किया है। इस तरह देखिए, जिस प्रकार से गाँव के लोग हैं यहाँ पे, इनको इतनी जानकारी नहीं होती है और हमारे को जो साइक्लोन था विजन को इसकी जानकारी पहले से थी, तो हमने पहले अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ साथ इस तरह से भी तैयारी कर रखी थी कि गाँव वालों को अगर शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम उनको भी यहाँ करेंगे। इससे पहले 3 दिन तक हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी में पूरी तरह से तैनात थे और अभी पिछले 2 दिन से हम कैंपस में गाँव वालों को अपने करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और कर रखी थी। गुनाह के लगभग 75% जो हमारे यहाँ पे आ गए हैं उनको हमने यहाँ रखा। जैसा कि बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गाँव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आइए। तो उसी में आज तूफान का जो तेज आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी, बच्चे और लेडीज मिला के इस पर कैंप हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे अवेलेबल करा दी हैं। हम बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसके लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। 23 तारीख से ऐलान हुआ है कि भाई साइक्लोन आने वाला है। उसकी वजह से बीएसएफ वाला सब आके हमको घर जगह जागरूक किया कि भाई ये तूफान आ रहा है, तो आपके लिए क्या है। तो मैं बोला भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पूरी व्यवस्था आपके लिए खुली है, बाल बच्चे जो है वो सब लेके उधर आ जाओ, मैं आपको जो है उसके लिए करने की पूरी व्यवस्था किया है। आज मेरे साथ पूरा वो तैनात है, आज मेरे लिए ठीक है पूरा। मेरा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी व्यवस्था करना सब हमारे लिए अच्छा है। अब ऊपर साइकिल वाले की मेरी चिंता आज मेरी वो दूर कर रहे हैं।
कच्छ के कांडला बंदरगाह पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तैयारियां की गई हैं। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। वहीं चक्रवात बिपरजॉय पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों को निकालने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही है। सभी जगह जागरूकता कार्यक्रम और घोषणाएं की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें, घर में रहें। इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं और एक बार लैंडफॉल जब होगा कल, उसके बाद एक जनरल अप्रिसिएशन किया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है हमें। अगर लो लाइंग एरियाज में कोई फ्लडिंग होती है तो उसके लिए हमारी टीम तैनात रहेगी। गुजरात के कच्छ में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहां कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी चंडीगढ़ के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि कच्छ सौराष्ट्र को पार करने के बाद चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव दक्षिण राजस्थान में 16 जून को दिखेगा। इसके प्रभाव से 17, 18 और 19 जून को दक्षिण हरियाणा में बारिश होगी, जबकि चक्रवात की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। कच्छ और जो अपना गुजरात का मांडवी एरिया वहाँ से जो क्रॉस करेगा, तो उसके बाद जो इसमें अभी तक की जो फोकास आईएमडी की तरफ से इशू हुई है उसमें नॉर्थ अपना जो गुजरात का एरिया और साउथ राजस्थान में 16 और 17 तारीख तक जो है वो इसको इफेक्ट कर सकता है। आने वाले जो दिन होंगे इसमें बारिश तो है, मतलब अपने पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो साउथ हरियाणा में पड़ सकता है। ये जो इसका इफेक्ट है 17, 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। एज ए लो प्रेशर सिस्टम रहेगा तो इससे जो साउथ हरियाणा होगा इसमें तेज हवा चल सकती है, या तेज हैवी बारिश होने की भी जो प्रॉबिलिटी 18-19 तारीख के आसपास जो है वो बन सकती है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर। क्या है बिपरजॉय का खतरा और क्या है इससे निपटने की तैयारी, करेंगे मौसम विभाग और एनडीआरएफ के साथ चर्चा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी गिरफ्तार। हिमाचल और पंजाब के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल में पंचायत चुनाव के घमासान की भी होंगी खबरें। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। यहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जो 70 सालों में नहीं हुआ। 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों की बात होती है, बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दम भी भरा है, लेकिन जो काम किसानों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उतना कभी भी किसी किसान का नहीं हुआ है। यह मैं दावे से ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। जिस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में रह जाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाकर 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर खड़ी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और एनडीए की सरकार
लोगों की सेवा देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा, आज राजनीति की संस्कृति को पीएम मोदी ने बदल डाला है। वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। राजनीति में किस तरीके से छल कपट से सत्ता को हत्या कर लोगों की हित की बात कहकर लोगों का हित करने पर आमना कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां खड़ी वंशवाद से विकासवाद की ओर। राजनीति में क्या हो रहा था? मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, बाद में मेरा पोता, यही पार्टियां बन गई और यही है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल के दौरान उद्योग जगत का तेजी से विकास हुआ है, भय और लाल फीताशाही खत्म हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई लॉन्च किया और उन्हें 25,938 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया। इस सेक्टर ने 75,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ 37 लाख लोग कवर हुए हैं और अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। हमने ऑटो पीएलआई लॉन्च किया जिसमें हमने 25,938 करोड़ रुपए का उनको इंसेंटिव देने की पहल की। 75,000 करोड़ के लगभग इसमें निवेश हमारे देश में आया। लगभग 1,48,000 रोजगार, ये तो प्रत्यक्ष रोजगार, तो लगभग 7 लाख रोजगार का इसमें ये जो नयापन, यह जो एक पहल पीएलआई स्कीम से इस देश में आई है। 50 गीगावाट की एसीसी बैटरी हिंदुस्तान में, आज अभी हिंदुस्तान में एक भी गीगावाट बैटरी नहीं बनती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी लीडरशिप में भारत सरकार ने तय किया कि हम 50 गीगावाट बनाएंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में अरुण सिंह ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। अरुण सिंह ने कहा कि खनन माफिया से साधु संतों की हत्याएं और दमन करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 551 दिन बाद गहलोत जी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि सरकार के जेब में अब पैसा आ रहा था, ब्लैक मनी आ रही थी। तो संत विजयदास ने खुद आत्महत्या की। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 12-12 पुजारियों ने या तो आत्महत्या की हो या उनको जिंदा जला दिया गया। राजसमंद में तो पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। ये ऐसा कुकर्मी शासन वहां पे चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर अरुण सिंह ने दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी महिलाओं और बेटियों की तो खूब बात करती हैं, लेकिन जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर महिला को जला दिया जाता है और एम्बुलेंस में महिला से बलात्कार होता है तो प्रियंका जी उनकी सुध भी नहीं लेती। प्रियंका गांधी जी उनके घर में नहीं गई जब राजस्थान के जयपुर राजधानी में महिला को जिंदा जला दिया जाता है, टीचर को, और उनके घर में भी नहीं जाती जब वहां राजस्थान के जयपुर में एम्बुलेंस में महिला का रेप किया जाता है। उनके घर में प्रियंका गांधी नहीं जाती, कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो उनके घर पे क्यों नहीं जाते आप? ये राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से जान रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए पिछले 9 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 38,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। यही नहीं, आदिम जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाएं
प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पर कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश भर में वनाधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन उपज की संख्या को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 27 कर दिया है। इसके तहत सरकार समर्थन मूल्य देती है। वनोपज है उसका अगर आप देखें तो लगभग 15 से कम उसकी संख्या थी वनोपज जिसमें सपोर्ट प्राइस देते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 87 हो गई। 87 ऐसे आइटम को हमने चिन्हित किया है कि जिसमें वनोपज पर सपोर्ट प्राइस मिले। तो इस ढंग से सरकार ने कोशिश किया है कि हम जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसकी प्राथमिकता इस ढंग से हो ताकि उसकी कमियों को जो पिछले कई वर्षों का अध्ययन रहा है उसे हम दूर कर सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते होने जा रही अमेरिका दौरे के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी एनएसए से बातचीत की। उन्होंने कहा, दोनों के बीच भारत अमेरिका साझेदारी के दृष्टिकोण से वैश्विक रणनीतिक विकास पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंगलवार को भारत पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ राजधानी दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए भव्य तैयारियां की हैं। देश के साथ साथ दुनिया भर में योग दिवस पर कई आयोजन होंगे। आयुष मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में वीडियो जारी कर जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए इस बार आर्कटिक क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिक तक योग अभ्यास किया जाएगा। आर्कटिक में स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अनुसंधान बेस हिमाद्री और अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान बेस भारतीय योगाभ्यास का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। एनआईए ने कर्नाटक से पीएफआई के मास्टर वेपन ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। यूनुस नाम के आरोपी पर निजामाबाद आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। यूनुस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में पीएफआई द्वारा भर्ती किए गए युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता था। सितंबर 2022 में जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वो अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटों के साथ फरार हो गया था। इसके बाद परिवार को आंध्र प्रदेश में छोड़कर खुद कर्नाटक के बेल्लारी के काउल बाजार इलाके में वो छिपा हुआ था। अपनी पहचान छिपाने के लिए और अपना पेशा भी उसने बदल दिया था और अपनी पहचान भी बदल दी थी। एनआईए की पूछताछ के दौरान यूनुस ने शेख इलियास अहमद का नाम लिया है। शेख इलियास भी पीएफआई के हथियार प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल था, जो इस वक्त फरार है। फिलहाल एनआईए टीम उसे ढूंढने में जुट गई है। तरन जिले में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान का एक ड्रोन बरामद किया है। तरन के लालगांव में बाहरी इलाके में पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान में पाकिस्तान का एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन मॉडल DJI मैट्रिस 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ लगातार ऐसे पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर रही है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अस्पताल के कर्मचारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। लोगों में रक्तदान की जागरूकता को बढ़ावा देने और रक्तदाता के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से हर साल रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की मदद की जा सकती है और उसकी जान बचाई जा सकती है। 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो या उससे अधिक और स्वस्थ हो रक्तदान कर सकता है। ये जो है ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है ताकि किसी जरूरतमंद को जो है इसकी सहायता मिल सके। अच्छी बात से डोनेट करना चाहिए, किसी को नीडफुल इंसान को मिल जाता है बाद में। हमारे को हमें भी नीड होती है, कभी कभार हमें मिल जाएगा। फिर जो भी हो दूसरे को मदद कर सके, दूसरे नीडी पर्सन जो भी आते हैं उनको मदद कर सके। हम स्वस्थ हैं, करते हैं, करने योग्य हैं, कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए हर इंसान को। रक्तदान पहली बात तो महादान होता है। दूसरी चीज, आप जब एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हो आप 4 लोगों की जिंदगियां बचाते हो, तो वो मजाक नहीं है या सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, दैट इज ट्रू। तो आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है कि आपने बिना कोई सुपर हीरो करने आपने जान बचा ली, बिना कुछ मेहनत करे। जो भ्रांति है कि रक्त देने से कमजोरी आती है, ये पूर्णतः मिथ्या है। जलदान, फलदान, कन्यादान, शिक्षादान, सभी दानों का महत्व है, लेकिन रक्तदान का विशेष महत्व इसलिए कि ये लोगों के जीवन को बचाता है और इंसान का जीवन बचाना सबसे बड़ा काम है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।